आजकल बच्चों में आंखों के नंबर बढ़ने लगे। बच्चों के जो आंख के नंबर है ग्लोबली प्रॉब्लम हो गया है और आप चश्मा ले लेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, पर वो उसका सोल्यूशन नहीं होता है आयुर्वेद यानी कि विदाउट साइड इफेक्ट। पर ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वाले, डायबिटीज वाले, इन सब के लिए क्या? कोलेस्ट्रॉल है, उनको डायबिटीज है, ये सब है, तो वो गाय का घी आप क्यों एडवाइस कर रहे हो? हम तो मना कर रहे थे। जो आयुर्वेद में दिया गया है वो मेथड से नहीं है, इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। दूध को गर्म करके ऊपर की जो मलाई होती है उसको गर्म करके डायरेक्ट ठंडा कर देते तो जिससे वो घी बन जाता है, पर वो प्रॉपर मेथड नहीं है। 15 दिन में 500 ग्राम गाय का घी एक बंदा खाली करता है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स में कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो कुछ खास है। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आई केयर की, यानी कि आंखों के जतन की। लेकिन आई केयर में आयुर्वेद क्या कहता है, इसके बारे में आज हमारा खास फोकस रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हमारा एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का एक शास्त्र है और आयुर्वेद में बहुत सारी बातें आंखों के केयर के बारे में बताई गई है। तो आज हम देखते हैं कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी आंखों के नंबर बढ़ रहे हैं, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक आंखों की जो समस्या है उसमें आयुर्वेद किस तरीके से हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में आंखों के बारे में छोटी सी छोटी बातें हम आपको बताने वाले हैं, वो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा। अंत में कमेंट में आप इतना ज़रूर लिखिए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलन प्रजापति। डॉक्टर साहब, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आयुर्वेद एक बहुत प्राचीनतम पद्धति है और आजकल हम जो देख रहे हैं कि एकदम लेटेस्ट टेक्निक जो है वो आंखों के लिए आ गई है। उस जमाने में आंखों के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि आंखों के लिए आयुर्वेद में क्या है। ज़्यादातर लोगों के समझ में जो है वो आयुर्वेद यानी कि पेट साफ करने की दवाई, गैस एसिडिटी की दवाई, पेट फूल रहा तो ये दवाई, ये सब चीज़ लोगों के दिमाग में है। मतलब ऐसा समझते हैं कि इसके अलावा आयुर्वेद में और कुछ है नहीं। पर आयुर्वेद वो बियॉन्ड द इमेजिनेशंस है। ये चीज़ें तभी भी लिखी गई थी, अभी भी वही चीज़ें चल रही है और उसका अभी भी वही सॉल्यूशन है जो पहले था। तो आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई है आँखों के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आँखों की ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है वो है अक्षि तर्पण। अक्षि तर्पण, अक्षि यानी कि आंखों, आपकी जो आंखें होती है वो, और तर्पण, तर्पण यानी कि नरिश करना, मतलब कि उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं संस्कृत में तर्पण। अब आंखों में जो तकलीफें होती है, जैसे आंखों के लिए बोला गया है संस्कृत में चक्षुष तेजो स्भयः, मतलब चक्षु यानी कि आंखें, उसको तेज यानी कि गर्मी से भय लगता है, यानी कि वो डर जाती है। आंखें होती है वो चक्षु, वो तेज, जितनी भी गर्माहट, जितनी भी गर्म चीजें उसको मिलती है उससे उसको भय लगता है, यानी कि वो डर जाती है। इन द सेंस हमारे ऋषि ऐसा कहना चाहते हैं कि आंखों के लिए ऐसी चीजें कीजिए जो तेज के विहीन हो, मतलब कि जिसमें तेज यानी कि गर्माहट कम से कम हो, ऐसी चीजें आंखों के लिए बेहतरीन होती है। ये सब चीजें आंखों के लिए आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था मेरी दादी के पास है कि भाई गर्म पानी को सर के ऊपर नहीं डालना चाहिए, उससे आंखों को नुकसान होता है। क्या ये बात सही है? यस, बहुत अच्छी बात बताई। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हो, पर आंखों के ऊपर कभी भी आपको गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। जो आंखें से ऊपर का भाग है, मतलब कि जो हमारा सिर का भाग है, वहाँ नॉर्मल पानी से हमें डेली स्नान करना चाहिए। अगर आप हेयर वॉश गर्म पानी से करते हो तो आपके हेयर फॉल्स या बाल सफ़ेद होना
या आंखों में धुंधलापन या आंखों में चिटचिटाहटी, ये सब बार बार हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम तभी पॉसिबल होते हैं जब आप आंखों के ऊपर गर्म पानी डालते हो। आंखें लाल हो जाना, ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आप आंखों में गर्म पानी डालते हो या सिर के ऊपर गर्म पानी से आप स्नान करते हो। तो वो चीज़ जो बताई गई है वो एब्सोल्युटली साइंटिफिक है। और ये चीज़ें आपने कभी बार फील भी किया होगा, जैसे आप अभी इतनी धूप में से आए हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ठंडे पानी से धूप में से आके नहा लूँ तो मुझे काफ़ी बेहतर फील होगा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी पॉसिबल देखी जाती हैं। अच्छा, डॉक्टर मिलिंद सर, कि भाई ये आपने जो बताया एक अक्षी तर्पण, ये एक अल्टीमेट थेरापी है, लेकिन इस थेरापी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके पहले मुझे कुछ 2-3 चीज़ें सूझी है, उसके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आजकल बच्चों में आँखों के नंबर बढ़ने लगे, जो शायद पहले इतना देखने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 20-30 साल के अंदर ये जो है पूरा माहौल एकदम चेंज हो गया और इसकी वजह से बच्चों में आँखों के नंबर बढ़ने लगे। क्या बताएंगे आप इसके बारे में? यस, आयुर्वेद में जो वर्णित है कि कोई भी इंद्रिय का आपका 3 योग होता है, एक हीन योग, एक मिथ्या योग और एक अति योग। हीन योग यानी कि वो इंद्रिय का जितना आपको उपयोग करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो। मिथ्या योग मतलब कि जिस तरीके से करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं मिथ्या योग। और जो अभी आपने बताया जो एग्जाम्पल, वो है अति योग। अति योग यानी कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बच्चों को जितने टाइम मोबाइल या टीवी देखनी चाहिए उससे वो दुगना या 3 गुना जब देखते हैं, तब जो उनकी आंखें होती है उसको जो क्वालिटी नरिशमेंट मिलना चाहिए, उनको जो क्वालिटी सर्कुलेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसको बोलते हैं कि इंद्रियों का अति योग हो रहा है। मतलब आपकी जो चक्षु इंद्रिय है, भगवान ने जो पैरामीटर सेट किए हैं उससे ज़्यादा आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमी है, जो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो सब धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में ये सब तकलीफें होती जाती है। बच्चों की जो एज होती है 14-16 साल तक, इनकी इंद्रिया ग्रोथ पीरियड्स में होती है, यानी कि वो दिन ब दिन उनका जो सेल्स होता है वो ग्रोथ होता जा रहा है। मतलब कि इसमें क्वालिटी चीज़ें अगर हम दें तो उसको 60, 70, 80 तक कुछ तकलीफें होती नहीं है। पर जब यंग एज में ही अगर आप उसका पूरा यूज़ कर लेते हो, उसको आप पूरा चूस लेते हो, तब जो इंद्रियां होती है वो उनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे देखने जाता है कि अभी छोटे बच्चों में भी चश्मा होना एक कॉमन बात हो गई है। अगर आप किसी स्कूल में या क्लासरूम में जाते हो तो आप देखेंगे कि 100 बच्चे में से 60 बच्चों के पास चश्मा होगा। वो चीज़ बता रही है कि बच्चों के जो आंख के नंबर है ये अब एक वो ग्लोबली प्रॉब्लम हो गया है और इसका कोई सॉल्यूशन बच्चों में देखा नहीं जाता है। नंबर आ गया, चलो कल से हम चश्मा लगा के क्लास में जाएंगे। पढ़ाई के दौरान हेडेक हो रहा है तो चलो चश्मा लगा के हम उसको सॉल्यूशन दे देते हैं, पर वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। जब तक आप इसको चश्मा पहनते हो तब तक बच्चे को अच्छा रहता है, या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी एज ग्रोथ होता है, उस हिसाब से वो नंबर में भी प्लस माइनस होता रहता है। अच्छा, आपने जो ये बात की नंबर, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा सुना जाता है कि भाई बच्चे हैं या यंग एज है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इस एज में अगर नंबर घटाने की कोई प्रक्रिया की जाए तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली। अगर हमारे अभी जो यंग एज पेशेंट होते हैं, जो 25 से लेके 40-45 तक के जो पेशेंट होते हैं, जो वर्किंग पर्सन है, यानी कि जिनको कंप्यूटर और लैपटॉप का कामकाज ज़्यादा रहता है, जिनको स्क्रीन टाइम बाय प्रोफेशन करना पड़ता है, जिनको 8-8, 12 घंटे कंटिन्यूस कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली एडवाइस करते हैं कि अगर आप ये आपका प्रोफेशन है और आपको ये करना ही पड़ेगा, ये ऐसी कंडीशन है, तो आप साल में 5 बार, 7 बार या महीने में 1 आध बार, जो मैंने पहले भी बताया कि अक्षि तर्पण जो उसकी ट्रीटमेंट है, वो अगर आप करते हो तो आपका अक्षि यानी कि जो आंखें हैं उसका ऑयलिंग कंटिन्यूस होता रहेगा, क्योंकि हम 8-8 घंटे लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसके बिहाफ में आंखों को क्वालिटी मिलनी चाहिए। जैसे कोई बंदा है कि एक ट्रैफिक पुलिस है, 8-12 घंटे वो खड़ा रहता है, एक सिग्नल के ऊपर 12 घंटे खड़े रहने की जॉब है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि उसके पैरों में जो लुब्रिकेशन होगा वो चला जाएगा, और ऐसा 5 साल 10 साल करेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट घुटने घिस जाएंगे।
तो वैसे ही चीज़ आपके आंखों में होती है, पर आंखें वो विजिबल वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए आपको कैसा लगता है कि वो तुरंत दिखाई नहीं देगा कि मेरी आंखें डिस्टर्ब हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कंप्लेन आएगी कि चश्मा आ गया, और आप चश्मा ले लेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, पर वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हमारे जितने भी कॉर्पोरेट पेशेंट होते हैं जिनको कंप्यूटर काम कंटिन्यूअस रहता है, तो उसको मेरी तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एडवाइस हो जाती है कि अगर आप साल में 5 बार 7 बार अक्षि तर्पण करवाते हो, तो आपको 8-8 12 घंटे भी कंप्यूटर में देखना रहेगा। तो लंबे समय तक आप 60 70 80 तक भी काम करेंगे, तो वो आपको आपको आंखों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये पूरा बताया, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि 8-8 घंटे तक, बात बिल्कुल आपकी सही है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। अब ये बताइए कि एक्चुअली अक्षि तर्पण है क्या? उसमें प्रोसेस क्या रहती है? कितना ड्यूरेशन रहता है? और वो आँखों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? यस, अक्षय तर्पण यानी कि आयुर्वेद में जो पंचकर्म सारवार बताई है, पंचकर्म यानी कि बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन की वन टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, जिसमें एक का जो इंडिकेशन है उसको अक्षय तर्पण बोलते हैं। अक्षय यानी जैसे मैंने बताया कि आंख, और तर्पण यानी कि उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसको तर्पण बोलते हैं। अक्षय तर्पण प्रोसीजर ऐसा होता है कि अगर पहले आप इसके योग्य हो या अयोग्य हो, वो पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप अक्षय तर्पण के लिए कैपेबल पर्सन हो या नहीं हो, आप उसके लिए ऑथेंटिक पर्सन हो या नहीं हो, वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसका काल दिया गया है, यानी कि विंटर में कब करना चाहिए, गर्मियों में कब करना चाहिए, बारिश के मौसम में कब करना चाहिए, ये सब मौसम के काल दिए गए हैं। जैसे ये गर्मी का मौसम है, तो इस ऋतु में दोपहर में यानी कि 2 से 4 का जो समय होता है, उस टाइम पे अगर हम अक्षय तर्पण करते हैं, तो वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। सर्दियों का जो मौसम होता है कि जब ठंड होती है, जब माइनस टेम्परेचर और ये सब रहता है, जब हमारा विंटर का मौसम होता है, उस दौरान बोला गया है कि अगर आप मॉर्निंग में अक्षय तर्पण करते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। और जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश चल रही हो, तब सायंकाल यानी कि 4 से 6 का जो समय होता है, उस टाइम पे अगर आप अक्षय तर्पण करते हो, तो आपको डेफिनेटली उसका इनपुट मिलता है। ये प्रोसीजर पूरा क्या होता है उसका थोड़ा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। अक्षय तर्पण में आंखों के आसपास उड़द, जो वाइट उड़द आते हैं, उसका आटा आता है, उसको हम आई के जितना सरफेस है वहाँ पे वो चिपकाते हैं, और उसके अंदर 3-4 प्रकार की दवाइयाँ हैं, जैसे गाय का घी, प्लेन गाय का घी होता है, उसको ल्यूकवार्म मतलब थोड़ा गर्म करके उसके आंखों के अंदर डालना होता है। जात्यादि ग्रोथ यानी कि जात्यादि नामक एक औषधि है, उसका घी बनता है, उससे वो अगर आप ड्रॉपिंग करते हो तो वो अच्छा रहता है। त्रिफला ग्रोथ आता है, त्रिफला ग्रोथ से भी आप आंखों के अंदर ये वन टाइप ऑफ ऑयलिंग कर सकते हो। जब अक्षय तर्पण चल रहा होता है, तब हम पेशेंट को आंखें खोलने का, बंद करने का, जिसको निमेश उन्मेष बोलते हैं, मतलब आंखें खोलना बंद करना, आंखें खोलना बंद करना, ये सब मूवमेंट करने से घी अंदर जाता है। हमारे काफ़ी पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि अंदर जाता है। मैं ये इनको समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई सनस्क्रीन लोशन हो, कोई ऑइंटमेंट हो, जैसा आप स्किन के ऊपर लगाते हो, तो कैसा वो अंदर डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, तो वैसे ही हमारी इंद्रियां वो ऐसी है कि आप जितना भी डालते हो वो अंदर तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इस तरीके से आपके आंखों के अंदर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जब तक पेशेंट टॉलरेट कर पाता है तब तक हम करते हैं। आंखों में रक्तिमा यानी कि रेडनेस हो जाए, अगर पेशेंट को लगे कि नहीं ये डालते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, तो हम प्रोसीजर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर ये रेडनेस ज़्यादा होती है तो पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसीलिए अगर वो रेडनेस किसी पेशेंट को हो जाए डालने से, तो वो प्रोसीजर पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं होता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन में ही अक्षय तर्पण होना चाहिए। आपने एक बात बताई कि आप अक्षय तर्पण के योग्य हो या नहीं, कौन सी कंडीशन में अक्षय तर्पण किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, उसके बारे में बताइए। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग ऐसा समझते कि आयुर्वेद यानी कि विदाउट साइड इफेक्ट, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद को अगर आप ऑथेंटिक वे से नहीं करते हो, आप अपनी खुद से करते हो, हमारे काफ़ी पेशेंट ऐसी एडवाइस व्हाट्सएप या फेसबुक से ये सब लेके आते हैं, और अखतरा, उसको बोलते हैं अखतरा, कि जिसकी वजह से वो हैरान हो जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि आयुर्वेद से हमें रिजल्ट नहीं मिला या आयुर्वेद से हमें कुछ आउटपुट नहीं मिला। तो हम उनको पूछते हैं कि आपको ये एडवाइस कहाँ से मिली थी, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैंने मैसेज देखा था, मैंने वीडियो देखा था, गूगल पापा से देखा था। तो ये सब अलग अलग फ्रीलांसर एडवाइजर है,
जिससे आपको ये सब एडवाइस मिल जाती है। तो सबसे पहले कि वो योग्य है या नहीं है, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। अगर लेडीज़ है तो वो पीरियड्स के दौरान यानी कि मासिक चल रहा हो तो उस दौरान उनको ये सब नहीं करना चाहिए, उससे उनको तकलीफ़ें बढ़ती है। दूसरा, ये बादल का जब मौसम हो यानी कि बारिश ना हो पर बादल है, घने बादल है, उस दौरान अगर आप अक्षी तर्पण करते हो तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी ज्वर यानी कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अगर आपको बुखार है और आप फ्री बैठे हो तो लाओ अक्षी तर्पण कर दे, ऐसा करेंगे तो वो बढ़ता है। आंखों के आसपास कोई भी आपको डिजीज हुआ जैसे अंजन नामिका, जिसको गुजराती में आंजणी बोलते हैं, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो और अगर आप ये सब करते हो तो आपको डेफिनेटली हैरानगति मिलेगी। उसके भी बताए गए हैं कि किसको कितनी मर्यादा में, मतलब कितने समय तक क्या करना चाहिए। तो वो एक हैफेज़ार्डली प्रोसीजर नहीं है कि मैंने बताया और आपने घर पे स्टार्ट कर दिया, तो वो ऐसी प्रोसीजर नहीं है। जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसीजर आप करो वो एक निगरानी में होनी चाहिए, तो ही आपको इसका इनपुट मिलेगा। अब ये समझते हैं कि किसको करना चाहिए, ये मैंने बात की कि किसको नहीं करना चाहिए। कौन से पेशेंट इंडिकेटेड होते हैं कि जिसको हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आपको अक्षी तर्पण करवाना है। सबसे पहले जो मैंने बोला कि जो कॉर्पोरेट हो, कि जिनको ऑफिस वर्क में 6-6 8-8 घंटा कंप्यूटर पे बैठना हो, तो उनको मैं डेफिनेटली एडवाइस करता हूँ कि आपको जब भी सैटरडे संडे फ्री टाइम हो, जब भी आप हो, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार भी आप करवाओ दोनों आंखों में, तो आपके लिए वो यूज़ रहता है, क्योंकि वो चक्षु यानी कि आंख इंद्रिय का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। दूसरा, आंखों में ड्राइनेस आ जाना बहुत कॉमन। अभी जो मेनोपॉजल एज की जो लेडीज होती है, जिनके पीरियड्स बंद हो जाने की वजह से आंखों में गर्माहट रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, जिनमें पेशेंट की कंटिन्यूअस कंप्लेन रहती है कि आंखों से कंटिन्यूअस ड्राइनेस रहता है, हमें कुछ देखना हो तो जो क्लियरली एफर्ट्स आने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली एडवाइजेबल होता है कि आंखों में गर्माहट होना, आंखें की नसें सूख जाना, उसके लिए आप अगर ये अक्षी तर्पण करवाते हो तो डेफिनेटली यूजफुल रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है विद्यार्थी यानी कि अभ्यासु, जिसको अभ्यास बार बार करना हो, उसके लिए स्नेह यानी कि घी, वो उसके लिए सबसे बेहतर है। जो 8-8 घंटे बुक पढ़ते हैं, 10-10 घंटे बुक पढ़ते हैं, जो IAS IPS ये जो प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम करते हैं की तैयारियां करते हैं, जो 8-8 10-10 घंटे एक ही जगह पे बैठ के बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो सबके लिए स्नेह बोला गया है। मतलब आंखों में गाय का घी अगर वो डालते हैं तो वो उनके जितने भी एफर्ट्स डाले उसमें उनको डेफिनेटली आउटपुट मिलता है। सर आखिर में मैं ये पूछूंगा कि डाइट कौन से अच्छे हैं आँखों के लिए? यस, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि डाइट यानी कि हमारा खुराक, ये इंद्रियों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। जिसमें चक्षु इंद्रिय है वो डायरेक्ट पैरामीटर है, मतलब देख के ही पता चल जाता है। जैसे किसी पेशेंट को जॉन्डिस हुआ, कमला हुआ, तो देख के ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट प्रॉपर नहीं है। तो वैसे ही आंखों का जो रिलेशन है वो हमारे इंटेस्टाइन से यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है, जैसे अभी गर्मियों में किसी ने अनहाइजेनिक खाना खा लिया और उसको जॉन्डिस डेवलप हुआ, तो तुरंत आंखें पीली होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे उन्हें खाना खाया है अनहाइजेनिक जो गया है इंटेस्टाइन में, तो आंखों के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन कैसे आया? अब उस टाइम पे आंखों में 2 बूंद डालने से या अक्षी तर्पण करने से उसकी जो पीली आंख है वो सफ़ेद नहीं हो जाएगी। उसके लिए उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टॉक्सिन्स मटेरियल्स डिपॉजिट हुए हैं, वो अगर बॉडी में से एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक आंखें जो पीली हुई है वो सफ़ेद होगी नहीं। इसीलिए डाइट का चक्षु इंद्रिय के साथ बहुत गहरा संबंध है। मतलब आप क्या खाना खाते हो वो आपकी आंखें देख के भी पता चल जाता है। किसी बार आपने होटल में गए और बहुत तीखा खाना हो तो तुरंत आपकी आंखों में से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, अगर हमने पंजाबी पाव भाजी तो खाया है वो पेट में गया है, तो आपकी आंखें क्यों लाल हो गई, आपकी आंखों में से क्यों पानी आना हो गया? तो ये डायरेक्ट वायरिंग भगवान ने किया हुआ है कि आप यहाँ कचरा डालेंगे तो तुरंत ये चिल्लाएगी। तो हमारा डाइट में जो सबसे चीज़ जो चक्षु के लिए लाभदायी है उसको घी बोला गया है, यानी कि स्नेह। आप कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ खाओ, अगर उसमें गाय का घी का प्रपोर्शन अगर अच्छा रहता है तो आपको चक्षु यानी कि नेत्र के संबंधित बीमारियां होना कम से कम रहता है। तो यही चीज़ जो आंखों के नंबर बढ़ते हैं उसमें भी लागू हो सकती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आपने घी का बोला तो मुझे मुझे एक बार और थोड़ा पूछने का मन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल वाले, डायबिटीज़ वाले, इन सब के लिए क्या? यस,
बहुत अच्छी बात बताई। अभी हम किसी को गाय का घी एडवाइस करते हैं तो तुरंत काउंटर क्वेश्चन आता ही है कि सर मेरे फादर को कोलेस्ट्रॉल है, उनको डायबिटीज़ है, ये सब है, तो वो गाय का घी आप क्यों एडवाइस कर रहे हो? हम तो मना कर रहे थे। एक बहुत फैक्ट्स जो है वो समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली जो गाय का घी अभी मार्केट में अवेलेबल है या आप जहाँ से भी लेते हो, उसका जो सोर्स है, जो आयुर्वेद में दिया गया है, वो मेथड से नहीं है, इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। मैं आपको एक मेथड बताऊँ। एक्चुअली घी तब पॉसिबल होता है जब दूध में से दही बने, दही में से छाछ बने, छाछ में से माखन यानी कि बटर बने, और बटर को जब हाई हीट पे ले जाते हैं तब उसके बाद घी बनता है। ये प्रोसीजर होना, उसके लिए मैन पावर और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है कि अभी वो प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री भी बना रही है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में नहीं जाती है। वो जो आप घर पे भी देखते हो कि लेडीज़ क्या करती है कि दूध को गर्म करके ऊपर की जो मलाई होती है उसको गर्म करके डायरेक्ट ठंडा कर देते, तो जिससे वो घी बन जाता है, पर वो प्रॉपर मेथड नहीं है। इस मेथड से जो घी बनता है वो तुरंत कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। जबकि आयुर्वेद में जो मेथड बताया गया है कि दूध में से दही बनाओ, दही में से छाछ बनाओ, छाछ में से बटर बनाओ और बटर को गर्म करेंगे, बाद में जो घी बनता है, ये पूरा मेथड अगर आप पसार करते हो तो आप कितना भी गाय का घी खाओ, कोई कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं करता है। हम हमारे पेशेंट को डेली 30-30 ml यानी कि पर डे 6 चम्मच गाय का घी यानी कि 15 दिन में 500 ग्राम गाय का घी एक बंदा खाली करता है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स में कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। घी आप कौन से सोर्स से ला रहे हो, कौन सी मेथड से वो बना रहे हो, वो ऑथेंटिकेट नहीं होता है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। इसीलिए घी के साथ कोलेस्ट्रॉल का जो रिलेशन है वो तभी प्लस माइनस होता है जब आप घी जिस सोर्स से लेते हो वो अगर प्रॉपर मेथड से ना बना हो। और कुमार जी, अगर आपको विश्वास भी नहीं होगा, इस मेथड से घी बनाने में 30 लीटर गाय का दूध जाए तभी 1 किलो घी बन सकता है। यानी कि अभी गाय का दूध 100 रुपये है, यानी कि 3,000 रुपये तो सिर्फ गाय की 1 किलो घी बनाने की ये प्राइस चली। अब इसमें मेन वर्क, प्रॉफिट, रिटेल तक पहुंचाना, ये सब तो हमने गिना ही नहीं है। और जो मार्केट में अभी आपको जो घी मिल रहे हैं, वो जो जिस प्राइस में मिल रहे हैं, वो घी है या नहीं है, वो ऑथेंटिकेशन आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, शंका के दायरे में सब कुछ। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को जो आपने बातें बताई, खास करके आई केयर के बारे में, आयुर्वेद क्या कहता है, आखिर में आपने डाइट का भी बताया, वो भी बहुत बढ़िया बात बताई, और घी का तो सबसे बढ़िया टॉपिक मेरे हिसाब से रहा। अब हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत आपका भी आभार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर मिलन प्रजापति, जिन्होंने अक्षी तर्पण यानी कि आंखों के नरिशमेंट के लिए आयुर्वेद ने क्या क्या बताया है वो सब हमें बताया। हमारी आंखें जो है वो किस तरीके से सीधा ही डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी है, घी का उसमें क्या रोल है, ये सब आज हमें जानने को मिला। हमारे कमेंट बॉक्स में आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखिए, और आगे और आप क्या जानना चाहते ये भी हमें बताइए। अब मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा।